हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग 15 अक्टूबर 2022 द्वारा जो यूपी 3 पेड द्वारा पूछे गए जितने भी जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो हमने फ्रेंड्स 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग जितने भी जीके जिसके जितने भी सारे प्रश्न आए होंगे उन सभी प्रश्नों को आज कंप्लीट इस सेशन में पूरा डिस्कस कर लेंगे जो 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ताम्र पाषाण युग इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग डिशा दे सकते हैं। ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व और 700 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग में करने लगा था। इस युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं क्या था? पशुपालन था। ठीक है, नेक्स्ट। आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत समायुति का आयोजन किया गया था? कश्मीर, गया, राजगीर, पाटलिपुत्र। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। प्रथम बौद्ध संगीति जो है आयोजन 483 में ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, अन्य 3 बौद्ध संगतियाँ का आयोजन निम्न स्वरूप में हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सरकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और भी हम लोग देख सकते हैं। इसका तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलिपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और सी की बात करेंगे तो भगवान महावीर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जो है मौर्य सम्राट अशोक को जो है देवनाम प्रिय कहकर पुकारा गया था। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। अशोक के उसके अभिलेखों के देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया। भाबरू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया। उसके 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ये अभिलेख है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और ओडेलगोम। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न लिखा फ्रेंड्स की जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त सम्राट, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट, ऑप्शन सी मुगल सम्राट और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो संघ सम्राट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी मुगल सम्राट जो है इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्या इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मुगल सम्राट। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। इस समय मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 का शासन था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य
केपलानी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। जो हमारा भूदान आंदोलन था, जो है भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना राज्य के पुचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दांडी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है पंडिता रमाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 6 अप्रैल 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुआ था? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसका जो है इन मैंने जो ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्टार है। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, परंतु इस विषय के विभिन्न विद्वानों में मतभेद हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ विश्व में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, यादव ने इस प्रश्न को समान अंक प्रदान किया था, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वेबल योजना 1945 और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो कृषि मिशन भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत सरकार अधिनियम जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो चलो दिल्ली किसने दिया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चलो दिल्ली का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1944 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए कहा था। ठीक है, 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पानी की उपलब्धता जो है जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाला का आर्थिक कारण नहीं है, बाकी सब कुछ कारण है। ठीक है, शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं, जबकि पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारकों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान जो है इसका
राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। भारत में अक्टूबर में की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। अक्टूबर माह में दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं, तो इस समय अवधि में तापमान आर्द्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्न लिखा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय से कितना आगे है? 4 घंटा, 7 घंटा, 5.5 घंटा, और ये जो है 3 सही 7/2 घंटा। कौन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय, जिसको जीएमटी कहते हैं, से 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। 82 डिग्री पूर्व से चलते समय भारत का मानक समय ग्रीनिच समय से जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीच, और ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो सिंचाई और यह सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से जो ऑप्शन है सब सही है, इसलिए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका डिस्कस देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 में शुरू की गई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई, उच्च किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी को शामिल किया गया था। उपयुक्त विकल्पों में से विकल्प नंबर जो है डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? दामोदर, हुगली, घाघरा और कोसी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। कोसी जो है बिहार का अशोक नदी के नाम से जाना जाता है, और ये जो है कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद, और ऑप्शन की बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती थी। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य देश के पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक चरणों में अधिकांशतः गतिविधियाँ क्षेत्र संबंधित होती हैं। द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर जो है हम समय प्राथमिक में ही सम्मिलित होती हैं। प्राथमिक कौन आता है, तो कृषि आता है, वन आता है, यही सब जो है प्राथमिक में आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, सिडबी बैंक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। सिडबी बैंक जो है एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। बाकी बैंक की बात करेंगे तो जितने भी सारे बैंक के ऊपर था ये सब क्या है, तो ये जो है वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो HHCB यहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा है, HSBC, और भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ये सब क्या है, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक निगम जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसका डिस्कस दे सकते हैं। वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। वैधानिक निगमों के पास वित्तीय स्वायत्तता होती है और वे उस विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हुए जिसके तहत उन्हें स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। इसकी बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। संघ कार्यकारिणी में जो है राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं।
भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री पद का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में 120, 118, 122 और 124? राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी अनुच्छेद जो है 124 में जो है इसका वर्णन किया गया है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है तथा 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और इस समय जो है 92 सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वी.आर. गवई हैं। ठीक है, जो नवंबर तक रिटायर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद सदस्यों, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी लागू अधिकार किसको है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो है ये अधिकार है। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय के जो है अधीन है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधि संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह आयोग केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान इसके अध्यक्ष जो हैं वरुण कुमार मिश्र हैं। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा प्रश्न फ्रेंड्स है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संसद को जो है ये पूर्ण अधिकार है कि किसी भी जो केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय को स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें जो न्यायालयों की कुल संख्या है उच्च न्यायालयों की, उसकी संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, कॉटन, नायलॉन और फ्लैक्स। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन जो होता है एक वनस्पति रेशा नहीं है। नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, जबकि जूट, कॉटन, फ्लैक्स वनस्पति रेशा है, क्योंकि पादपों की कोशिका भित्तियाँ मुख्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव, उसकी तापमान, पृथ्वी से दूरी, वायु प्रदूषण। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उसके तापमान से जो है तारों का रंग जो है निर्भर करता है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। तारों का जो रंग होता है उनके तापमान पर निर्भर करता है। तारे गर्म ज्वलन गैसें से बने होते हैं। ये अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। छोटे तारे ठंडे होते हैं जिनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और लाल रंग के दिखाई देते हैं। इससे अधिक गर्म तारे नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस और ऑक्सीजन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ये बहुत जिम्मेदार है। ठीक है, इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि जो है गैसें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, न्यूमोनिया नामक शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? वृक्क, फेफड़े, यकृत और हृदय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा को जो है न्यूमोनिया क्या करता है? प्रभावित करता है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस।
न्यूमोनिया जो है मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे फेफड़ों में सूजन की स्थिति बन जाती है। न्यूमोनिया मुख्यतः बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, लेकिन यह वायरस और पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। 19वीं शताब्दी में विलियम ओसलर ने न्यूमोनिया को मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फ्रेंड्स 15 अक्टूबर 2022 को जितने भी जीके जीएस की जितने भी सारे प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हमने पूरा कंप्लीट देख लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।